अगर मैं एक बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो उसे फेंकने के बाद उस पर लगने वाला फोर्स इनमें से कैसा होगा? ऊपर की तरफ और कांस्टेंट होगा, या ऊपर की तरफ लेकिन घटता हुआ होगा, या नीचे की तरफ और कांस्टेंट होगा, या फिर नीचे की तरफ लेकिन घटता हुआ होगा? इसका जवाब आप सोच कर रखिए। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हम बहुत ही सिंपल और समझा हुआ लॉ समझते हैं, और वाकई ये सिंपल तो है लेकिन काफी ज्यादा ट्रिकी है। आज के इस वीडियो में हम न्यूटन लॉ से जुड़ी ऐसी बातों को जानेंगे जिन्हें आप आज तक सही मानते थे लेकिन वो गलत थे। In Newton's laws of motion. Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. Newton's law. Newton's first and second laws. माधव अभी अभी जमीन पर कूदा है। यहाँ ग्रेविटी की वजह से फोर्स जमीन के नीचे की तरफ और जमीन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं। तो जरा सोचकर बताइए कि यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ एक्ट कर रहा है। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकतर ने न्यूटन का थर्ड लॉ सोचा होगा, जो कि गलत है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारे दिमाग में इस तरीके से घुस चुका है कि इसके आगे के स्टेटमेंट पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। इस लॉ को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो हमें विच एक्ट साइमल्टेनियसली दिखाई देगा। मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ ही एक्ट करते हैं, लेकिन अगर एक साथ एक्ट ना करे तो क्या होगा? मान लीजिए आपने एक दीवार पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, जो कि एक्शन फोर्स होगा, और चूंकि रिएक्शन साथ में नहीं एक्ट करेगा तो थोड़ी देर बाद रिएक्शन आप पर 10 न्यूटन का लगेगा, लेकिन आपके लिए तो ये एक्शन होगा। मतलब अब आपकी वजह से फिर से रिएक्शन 10 न्यूटन का उस दीवार पर लगेगा, और ये ऐसा ही चलता रहेगा और इन्फिनाइट तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा एक्शन में तो नहीं होता है। मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों ही एक साथ में एक्ट करते हैं। बात अगर माधव की केस की करें तो जरा सोचिए कि जब माधव जमीन पर आने से पहले हवा में था, तभी भी उस पर ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा था। ये तभी लगता है जब माधव जमीन पर होगा। मतलब ये दोनों साथ में एक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी ये एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं है। इसलिए यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर थर्ड लॉ नहीं तो फिर कौन सा लॉ? यहाँ फर्स्ट लॉ एक्ट कर रहा है, जो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक एक्सेलरेट नहीं होगा जब तक कि उस पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि माधव पर लगने वाली ग्रेविटी का रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, तो फिर उसका रिएक्शन फोर्स होगा क्या? देखिए, अर्थ माधव पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। अगर ये एक्शन फोर्स है तो इसका रिएक्शन ये होगा कि माधव भी अर्थ पर उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। आपने कुछ लोगों को न्यूटन थर्ड लॉ को ऐसे एक्सप्लेन करते हुए देखा होगा कि अगर आप किसी को चाटा मारते हैं तो ये एक्शन फोर्स है, और वो पलटकर आपको भी चाटा मार दे तो ये रिएक्शन फोर्स है। समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन से मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में आ जाता है कि पहले एक्शन फिर रिएक्शन। और मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि एक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ एक्ट करते हैं। देखिए, आप जब किसी को चाटा मारते हैं तो उसके वापस मारने से पहले ही एक्शन रिएक्शन दोनों अपना काम कर चुके होते हैं। आपने गाल पर चाटा मारा, ये एक्शन है, तो गाल भी आपको मारा है, ये रिएक्शन है। लेकिन हाथ में कम चोट लगती है। इसका कारण ये है कि गाल हाथ से ज्यादा सेंसिटिव और नर्म होते हैं। आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि जब हम बैट से बॉल को मारते हैं तो बॉल भी तो बैट पर फोर्स अप्लाई करता है। ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए। तो फिर बॉल आगे कैसे चले जाता है? क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि एक ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स ऐड कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो फिर बॉल का एक्सेलरेशन कैसे हुआ? कहीं न्यूटन का थर्ड लॉ गलत तो नहीं? नहीं, इसका जवाब इसी स्टेटमेंट में है कि एक ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स होना चाहिए। और जब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं तो यहाँ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब एक पर एक्शन फोर्स लगता है और दूसरे पर रिएक्शन फोर्स लगता है, और जब दोनों पर फोर्स लग चुका है तो उसका एक्सेलरेशन होगा ही। जरा इसका जवाब सोचिए आप कि एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो वो मूव करेगा या नहीं? हमारा सिंपली जवाब होता है नहीं, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है तो मूव कैसे करेगा? जो कि गलत है। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है उसके पास, तो बिना फोर्स की वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता रहेगा। मतलब बिना फोर्स के भी ऑब्जेक्ट मोशन में रह सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब उस पर नेट फोर्स एक्ट करेगा। और थर्ड लॉ को कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक्शन फोर्स के लिए रिएक्शन फोर्स होता है, और ये दोनों एक साथ और अलग अलग ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं। तो ये थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से जुड़ी कुछ मिसकॉन्सेप्शन जिसका शिकार शायद आप भी थे। और रही बात पहले क्वेश्चन की, तो उसका जवाब है नीचे की तरफ और कांस्टेंट। लेकिन आप में से अधिकतर ने नीचे की तरफ और घटता हुआ सोचा था। जरा विचार कीजिए इस पर।
आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपने दोस्तों में शेयर करके आप इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।